नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम, जहां आपको मिलती हैं आपकी जेब, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी खबरें, बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का आज का सफ़र। और आज की पहली खबर है टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई, जहां एक नई जंग शुरू हो सकती है। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो को जल्द बीएसएनएल टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। जी हां, बीएसएनएल। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की 4G टेक्नोलॉजी को अगले 5 से 7 महीनों में 5G में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के देश में मौजूद 1,35,000 मोबाइल टावर्स में इसे शुरू किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने स्वदेशी इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए करने की योजना बनाई है। वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल दूरसंचार क्षेत्र में बहुत मजबूत स्थिति में होगा। बीएसएनएल के पास देश भर में लगभग 1,35,000 मोबाइल टावर हैं। कंपनी की ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मजबूत उपस्थिति है, जहां अभी भी दूसरी दूरसंचार कंपनियां पूरी तरह नहीं पहुंच सकी हैं। घर की छत पर सौर पैनल लगवाना चाहते हैं तो पहले एक खबर देख लें। सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम की अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि छतों पर सौर संयंत्र लगाने के लिए चलाया गया रूफटॉप सौर कार्यक्रम मार्च 2026 तक बढ़ा दिए जाने से इसमें मिलने वाली सब्सिडी लक्ष्य पूरा होने तक मिलती रहेगी। मंत्रालय ने सभी उपभोक्ताओं को यह सलाह दी है कि वो नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए किसी भी कंपनी को अतिरिक्त राशि का भुगतान न करें और न ही संबंधित वितरण कंपनी के मीटर या परीक्षण के लिए तय शुल्क से अधिक राशि दें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी भी वेंडर, एजेंसी या व्यक्ति की तरफ से अतिरिक्त शुल्क की मांग किए जाने पर ईमेल के जरिए इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। क्या आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में काम कर रही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम करने का विकल्प देने की अनुमति दे दी है। सरकार ने सेज में स्थित आईटी और आईटी संबद्ध कंपनियों को 31 दिसंबर 2023 तक अपने सभी कर्मचारियों से कुछ शर्तों के साथ घर से काम करने की अनुमति देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में संशोधन किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि एक इकाई अपने कर्मचारियों को घर से या सेज के बाहर किसी भी जगह से काम करने की अनुमति दे सकती है। अब जो खबर है वो थोड़ा डराने वाली है। आरबीआई रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी कर सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक ने कहा कि आरबीआई नीतिगत दर रेपो में एक और बढ़ोतरी कर सकता है। आरबीआई के रेपो रेट में 0.35% बढ़ोतरी करने के एक दिन के बाद उन्होंने ये बात कही है। उदय कोटक ने कहा कि महंगाई को संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6% से नीचे लाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। आरबीआई ने यह संकेत दिया कि वह चाहता है कि महंगाई दर ऊपरी संतोषजनक सीमा से नीचे आए और फिर 4% के लक्ष्य की ओर बढ़े। कोटक ने कहा कि शायद ये दर 6.5% होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बाकी दुनिया और तेल की कीमतों में क्या होता है। ये कई अन्य बातों पर भी निर्भर करेगा। अब अगली खबर है आटा, मैदा, ब्रेड और बिस्किट की महंगाई से जुड़ी हुई। चालू रबी सत्र में गेहूं बुआई का रकबा अब तक 25% बढ़कर 255.76 लाख हेक्टेयर हो गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अधिक बुआई होने के कारण रबी बुआई में वृद्धि हुई है। रबी सत्र की प्रमुख फसल गेहूं का रकबा पिछले साल इसी अवधि में 203.91 लाख हेक्टेयर था। गेहूं के बुआई क्षेत्र का बढ़ना देश के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि फसल वर्ष 2021-22 में घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले घटकर 10 करोड़ 68 लाख टन रह गया था। इस साल मई में सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। 9 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक धान का रकबा 10.42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 11.86 लाख हेक्टेयर हो गया है। दलहन की बुआई 127.07 लाख हेक्टेयर में की जा चुकी है और चने का रकबा 87.28 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 89.42 लाख हेक्टेयर हो गया है। मोटे अनाज का रकबा पिछले साल के 32.05 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 36.39 लाख हेक्टेयर हो गया है और तिलहन का रकबा 87.65 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 95.19 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी कृषि के क्षेत्र में ये एक बड़ी और बेहतर खुशखबरी है।
अब खबर वाहनों की बिक्री से जुड़ी हुई। देश में वाहनों की रिटेल बिक्री नवंबर महीने में जोरदार रही है। वाहन डीलर संघ के महासंघ फाडा ने बताया कि नवंबर में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 23,80,465 इकाई रही। नवंबर 2021 में 18,93,647 इकाई रही थी। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि नवंबर 2022 तक भारतीय वाहन उद्योग के इतिहास में सर्वाधिक रिटेल बिक्री वाला महीना बन गया है। इससे पहले मार्च 2020 एक अपवाद था जब रिटेल बिक्री BS4 की जगह BS6 लागू होने के कारण बढ़ी थी। त्योहारी मौसम के खत्म होने और विवाह का मौसम शुरू होने से बिक्री में गति बनी हुई है। वाहनों की बिक्री बढ़ने का प्रमुख कारण मॉडलों की बेहतर उपलब्धता, बाजार में नए वाहनों का आना और ग्रामीण इलाकों से मांग का निकलना है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बुलेटिन की 7वीं खबर। क्या आपको पता है कि CNG से लोग दूरी बनाने लगे हैं? क्यों बनाने लगे हैं? नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में कमर्शियल वाहनों में CNG का इस्तेमाल घटकर 9 से 10% हो गया है, जबकि पहले यह अनुपात 16% था। इकरा रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ग्लोबल लेवल पर नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने से पिछले एक साल में CNG के दाम 70% तक बढ़ चुके हैं और इसकी वजह से डीजल और CNG के बीच कीमतों का अंतर काफ़ी कम हो गया है, जिससे लोग CNG वाहनों की तरफ बढ़ने से परहेज करने लगे हैं। और इकरा रेटिंग ने कहा कि CNG वाहनों के इस इस्तेमाल से परिचालन लागत में होने वाली बचत इसके दाम से डीजल की तुलना में कुछ खास नहीं रह गई है और इसकी वजह से घरेलू कमर्शियल वाहन क्षेत्र में CNG के इस्तेमाल में चालू वित्त वर्ष में गिरावट देखने को मिली है। आपके पास कौन सा वाहन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। शेयर बाजार में आ रही तेजी से पड़ने वाले बुरे असर के बारे में चलिए अब आपको बता देते हैं। शेयर बाजार में तेजी के साथ नवंबर महीने के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुद्ध पूंजी निवेश 76% घटकर 2258 करोड़ रुपए रह गया। बाजार विशेषज्ञों का यह कहना है कि शेयर बाजार में तेजी के कारण निवेशक शेयरों के अत्यधिक मूल्यांकन की वजह से चिंतित रहे और उन्होंने निवेश को घटा दिया। वैसे ये लगातार 21वां महीना है जब इक्विटी योजनाओं में पूंजी प्रवाह हुआ है। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड उद्योग में नवंबर महीने से शुद्ध रूप से पूंजी प्रवाह 13,263 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले अक्टूबर में 14,045 करोड़ रुपए के मुकाबले ये थोड़ा कम है। इक्विटी के अलावा बॉन्ड से संबंधित म्यूचुअल फंड योजनाओं में शुद्ध रूप से 3,668 करोड़ रुपए का निवेश आया। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अन्य ETF, इंडेक्स फंड और विदेश में निवेश से जुड़े फंड ऑफ फंड की अन्य योजनाओं में नवंबर महीने में 10,394 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ। अगली खबर, अगर आप नया 5G फोन खरीदने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर देख लें। Realme ने भारत में अपनी 10 सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। Realme 10 Pro Plus 5G 3 वेरिएंट में आएगा। 6GB प्लस 128GB वेरिएंट है, 23,999 रुपये इसकी कीमत है। 8GB 128GB वेरिएंट है और इसकी कीमत है 25,999 और 8GB 256GB का वेरिएंट है, इसकी कीमत है 27,999 रुपये। इन स्मार्टफोन की पहली सेल 14 दिसंबर से शुरू होगी। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 5G चिपसेट, 108 मेगापिक्सल प्रो लाइट कैमरा, हाइपर स्पेस डिजाइन, 5000 mAh की बैटरी है। ग्राहकों को ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और EMIs पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर पर, जो है IPO से जुड़ी हुई। ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने अपना IPO लाने की योजना टाल दी है। कंपनी ने बाजार की कमजोर स्थितियों को देखते हुए ड्राफ्ट दस्तावेज वापस ले लिया है। IPO को स्थगित करने के बाद अभी कंपनी ने इसके लिए कोई नई समय सीमा तय नहीं की है। वहीं वाहन डीलरशिप कारोबार से जुड़ी लैंडमार्क कार्स लिमिटेड का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 13 दिसंबर को खुलेगा। कंपनी ने 552 करोड़ रुपए की शुरुआती शेयर बिक्री के लिए मूल्य दायरा 481 से 506 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के शेयर 23 दिसंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। तो आज खबरों के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको यह शो हमारा जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की खबरों को देखना सुनना चाहते हैं लगातार, मनी टाइम को अगर आप लगातार देखना सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी पसंद बताएं, नापसंद बताएं और अपने सवाल भी पूछें। और इसको पूछना कैसे है, नीचे जो कमेंट बॉक्स है यहाँ कमेंट करके आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। Money9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें क्योंकि बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो सिर्फ आपको Money9 के ऐप पर मिलता है। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।